जय हिंद फ्रेंड्स, इस थर्सडे 29 ऑफ जून 2023 लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल क्लास ओवर हियर। यहाँ पे आपको कंपाइल करके सारी की चीज़ें एक जगह पे आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो आपको बता दें ये वीडियोस जो होने वाली है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पहुंचा सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जिसमें मैं कंपाइल करके लाता हूँ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन का जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है उसको कवर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं, जो प्रीवियस डे में मैंने क्वेश्चंस डाला हुआ था वो क्वेश्चंस क्या हैं और इसके एक्सप्लेनेशंस एंड राइट आंसर उसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइस कैप्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में प्लैनेट अर्थ पे फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है फाउंड इन एटमॉस्फियर एंड क्लाउड, दूसरा दे रहा है फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर, तीसरा दे रहा है एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, चौथे में सॉइल मॉइस्चर को दिया है। तो कौन सा सही है वो हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद चीज़ें बता देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अर्थ वाटर है, अर्थ वाटर की डिटेलिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए टोटल ग्लोबल वाटर की, तो यहाँ पे देखिए जो सलाइन वाटर है 0.9% और ओशियन वाटर 96.5%। जो फ्रेश वाटर का क्वेश्चंस है वो यहाँ से निकला हुआ है, इस सेक्शन से निकला हुआ है। तो 2.5% फ्रेश वाटर अगर है तो इस फ्रेश वाटर का कितना परसेंट सबसे ज़्यादा कहा जाता है? तो आपको बता दें ग्लेशियर 68.7% है, 30.1% ग्राउंड वाटर के रूप में फ्रेश वाटर का चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर और आइस कैप्स को हटा दीजिएगा तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सेक्शंस आ जाता है, जो कि ग्राउंड और धरातल पृथ्वी के नीचे जो जल हैं उसकी परसेंटेज हो जाती है। सरफेस अदर फ्रेश वाटर जो कि 1.2% है। अगर इस 1.2% की आंकड़े को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं एटमॉस्फियर में 1.2% का 3% एटमॉस्फियर में है, 1.2% का 3% यानी बहुत ही कम होता है। तो एटमॉस्फियर में 3% के आसपास है। वहीं पे बात करी जाए रिवर की तो 4.9% है, दलदली एरिया की बात करी जाए 2.6% है। जबकि लेक्स की बात करते हैं हम, सरफेस वाटर की अगर बात करी जाए तो 20.9 ऑलमोस्ट 21% का वेटेज रखता है। वहीं पे ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट की बात करी जाए तो इस 1.2 का 69% एरिया कवर करता है। तो अगली बार इससे क्वेश्चंस बन जाए कि सरफेस अदर फ्रेश वाटर की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट सबसे ज़्यादा हैं। यहीं पे बात करी जाए अगर फ्रेश वाटर की तो ये ग्लेशियर एंड आइस कैप तो है ही, इसको छोड़ के अगर क्वेश्चन पूछा है तो ग्राउंड वाटर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जो कि आपके क्वेश्चंस में मेंशन है, यही पूछ रहा है। तो आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर, और जो फ्रेश वाटर आइस कैप में है ग्लेशियर को छोड़ के, इसको पूछा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चंस है, कुछ बॉडीज़ से क्वेश्चंस पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट एंड डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपके संविधान में वो मेंशन नहीं है। तो कौन सा? पहले में एनडीसी दिया है, दूसरे में प्लानिंग कमीशन, तीसरे में जनरल काउंसिल। इसके एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1 2 3 आंसर डी इज़ द राइट आंसर। कैसे? एनडीसी इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछ दिया है तो आपका यूपी पीसीएस तो बहुत बार इस क्वेश्चंस को पूछा है, और सारे स्टेट पीसीएस की मैं बात करूंगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी रिलेवेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और
नॉन स्टैचूटरी बॉडी है। तो ये नॉन स्टैचूटरी बॉडी है, इसका क्या मतलब होता है, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करके इसको नहीं बनाया गया है, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके नहीं बनाया गया है, इसलिए इसको नॉन स्टैचूटरी बॉडी है। ये क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1950 में। सिंपली एक रिजोल्यूशंस पास कर दिया गया था इस पर, और उसके तहत इस चीज़ का निर्माण हुआ था, इस बॉडी का निर्माण हुआ था 1950 में। जनरल काउंसिल की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये रिकॉग्नाइज करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पूछ रहा है डज नॉट डू नॉट फाइंड इन द मेंशन, तो यहाँ पे सब बाद में क्रिएट किए गए हैं, कोई पहले यहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया। चाहे एनडीसी हो, प्लानिंग कमीशन हो, जनरल काउंसिल हो, ये सारी चीज़ें बाद में करी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लेक्स को मैंने क्वेश्चंस दिया था, तो एक बार में वन स्टेट के मैं पूरा का पूरा लेक कवर करता हूँ। तो ये जो लेक हैं आपके झारखंड में ये लेक पाए जाते हैं, झारखंड में ये सारे लेक आपके पाए जाते हैं। तो दिमना लेक झारखंड में है, हजारीबाग नाम से ही जान जा सकते हैं, और बुरुडी लेक जो है, तोपा चाची लेक, ये सारे झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चंस झारखंड पीसीएस में कई बार आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डेली पीआईबी न्यूज़ को। तो यहाँ पे डेली पीआईबी न्यूज़ को हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो इसकी आज की डेली पीआईबी न्यूज़ क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख अपना व्यक्त किए हैं। किस पे, तो जो मिसहैपनिंग हुई है, घटना हुई है वहाँ पे, तो उल्टा रथ यात्रा कुमारघाट त्रिपुरा में निकला, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, यहाँ पे मिसहैपनिंग हुई है, जिसको यहाँ पे कंडोलेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चंस ये आ सकता है, उल्टा रथ यात्रा कहाँ पे निकाला जाता है, किस स्टेट में निकाला जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक वीडियो रिलीज कर गई है, एबेंडेंस इन मिलेट। तो मिलेट क्या है, मिलेट एक सीरियल है जो कि 2023 में ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, ताकि इसको कम से कम लोगों को अवेयर हो सके कि ये जो सीरियल्स है कितना फ़ायदेमंद है। इस पे कौन गाना गाया, तो सिंगर जो फागुनी हैं, इनको फालू बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये जो है फागुनी यहाँ पे इस गाने को कंपोज की हैं, और इस मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए ये की हैं। ये कहाँ की सिंगर हैं, तो आपको बता दें इंडियन ओरिजिन इंडो अमेरिकन सिंगर हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में रहती हैं, और ये एक गाना गाई हैं एबेंडेंस इन मिलेट। तो इसका टाइटल है, याद रखिएगा, जाके आप सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है ये। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि वैग्यूली वर्डेड यूज किया गया है आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स में, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स में दिल्ली हाई कोर्ट कई सारे एस्पिरेंट पहुंच गए हैं, और 17 के आसपास यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ पे फाइल किए हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। तो वो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे कहा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, जो मीनिंग है, और ऑप्शंस जो दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरे में दिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तीसरे में दिया गया है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और चौथे में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पे इस वर्ड का क्या आंसर होगा, अभी यूपीएससी आपको बता दें आंसर की भी नहीं जारी किया है, लेकिन यहाँ पर 17 लोग फाइल कर दिए हैं, पिटीशन यहाँ पे फाइल किए हुए हैं, और देखते हैं क्या यहाँ पे यूपीएससी रिस्पॉन्ड करती है किस हिसाब से। दूसरी तरफ यहाँ पे एफआरपी शुगर केन के लिए, यहाँ पे मैं कई बार बताया हूँ, जब भी शुगर केन की बात आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो यहाँ पे इसको एफआरपी बोला जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो शुगर केन यहाँ पे चीज़ें चल रही, हम लोग अगर बात करें एफआरपी की, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एफआरपी क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस दिया जाता है किसको, शुगर केन को, जो कि परचेज किया जाता है किसके द्वारा, शुगर मिल फार्मर जो परचेज करते हैं, उसमें एक फिक्स अमाउंट प्राइस देते हैं, जो भी किसान गन्ना उगाते हैं। ये तय किया जाता है किसके द्वारा, तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा
जो कि एक बॉडी है किसके रिकमेंडेशन पे, तो CACP के रिकमेंडेशंस पे याद रखिएगा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आप थोड़ा MSP को लेके अगर हम लोग देख लेंगे वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बैकग्राउंड का जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CACP क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1965 में कर दी गई थी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशंस के रूप में, लेकिन इसका प्रेजेंट नाम 1985 के आसपास रख दिया गया, जो कि CACP हो गया। और यह एक एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कमीशन इस्टेब्लिश करती है और रिकमेंड करती है क्या, MSP, जो कि याद होना चाहिए CACP ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो देती है। CACP रिकमेंड करता है 23 कमोडिटी यानी 23 जो सीरियल्स हैं उनको रिकमेंड करता है। 7 जो हैं सीरियल हैं, जिसमें 5 पल्स हैं, 7 ऑयल सीड हैं, 4 कॉमर्शियल क्रॉप हैं। तो कॉमर्शियल क्रॉप ये सारे से क्वेश्चंस पूछ चुका है UPSC, मैं बता दे रहा हूँ बहुत क्लियर कट यहाँ पे। ये सारे कोर एरिया हैं, कोर एरिया से क्वेश्चंस पूछता है और आपको ये कंप्लीट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन रखनी हुई, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी 23 कमोडिटी हैं ये सारे याद होना चाहिए। एटलीस्ट कमर्शियल क्रॉप तो याद ही होने चाहिए, कोपरा, शुगर कैन, कॉटन और रॉजूट, ये सारे कमर्शियल क्रॉप हैं जिस पे MSP आपको दिया जा रहा है। कंपोजिशंस यहाँ पे बात करी जाए मेंबर की, तो यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर कम्युनिटी होते हैं, यूजुअली एक्टिव होते हैं एसोसिएशन विद द फार्मर कम्युनिटी। तो ये FRP और MSP ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बना दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। INS त्रिशूल यहाँ पे सीचेल्स गया है, उनके जो मैरीटाइम नेवर में कार्य चल रहा है वहाँ पे उसके लिए INS त्रिशूल भारत से भेजा गया है। दूसरी तरफ क्या चीज़ें, तो आपके PC महालनोबिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं भारत के डेवलपमेंट में, इनका बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशंस है, योगदान है। और जो पर्सनालिटी थी, वर्सटाइल पर्सनालिटीज़ ये थी। तो इनके बारे में अगर हम डिटेलिंग जानें तो भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके बारे में, तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। तो PC महालनोबिस का कई बार से तो इनका PC का नाम ही पूछ देता है, तो इनका याद होना चाहिए प्रशांता चंद्रा महालनोबिस। ये फाउंडर थे क्या, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, देख सकते हैं ये पर्सनालिटी। इनका अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। तो आज 29 जून है, 1893 में ये बंगाल प्रेसिडेंसीज में पैदा हुए थे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, 28 जून 1972 को इनकी वेस्ट बंगाल कोलकाता में डेथ भी हो गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और कैम्ब्रिज से ये पढ़े लिखे हैं और महालनोबिस डिस्टेंस फेल्ड्रम महालनोबिस मॉडल के लिए जाने जाते हैं। तो जो भी आपका 5 ईयर प्लान है वो ये दूसरा जो 5 ईयर प्लान है, पहले दूसरे 5 ईयर प्लान है, तो पहले एंड दूसरे में इनका अतुल्य योगदान है। दूसरी तरफ इनके अवार्ड की बात करी जाए तो पद्मा विभूषण 1968 में दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर 1942 में दिया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट फेलो रह चुके हैं ये रॉयल सोसाइटी के। तो ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है आपके लंदन की, इसके मेंबर भी ये रह चुके हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के इनके कार्य करने की क्षमता है। तो ये PC महालनोबिस को लेके ये क्वेश्चंस था। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी इनका बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये इसी डेट को 29 जून को स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चंस अगर यहाँ से भी आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक डे अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ एंड फैक्ट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो ये स्कीम लेके आई थी, अन्न भाग्य स्कीम, जिसमें क्या था कि 5 किलो राइस पर पर्सन यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन सेंटर यहाँ पे डिनाई कर दी है कि आपको राइस हम अभी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसके कारण 170 रुपये पर पर्सन एवरी मंथ 1 जुलाई से कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि वो लोग अपने अनाज को खरीद सकें।
दूसरी तरफ CCEA क्या है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, PM प्रणाम एक स्कीम है, इसको एक्सेप्ट करती हुई नज़र आई है। तो PM प्रणाम का फुल फॉर्म भी कई एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं यूपी PCS में या फिर किसी भी स्टेट PCS की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको मिलता है कि जो एग्ज़ाम से उसमें कई सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर या PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, ये इसका पूरा स्कीम का नाम हो गया। क्या प्रॉमिस करेगा, क्या टारगेट करेगा, ये तो आपके लिए नरिशमेंट लेके आएगा, अवेयरनेस पहुंचाएगा और मदर अर्थ की सिक्योरिटी की भी बातें इसमें बोली गई हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ निकल के आ रहा है भीम आर्मी के जो चीफ हैं अभी चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण भी बोला जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, यहाँ पे उनको गोली मार दी गई है, लेकिन वो अभी स्टेबल पोजीशंस में हैं, ज़्यादा आहत नहीं हुए हैं, यहाँ पे ये बताई जा रही है। तो देवबंद एरिया सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ कई सारे मुस्लिम लोग पुरोला से अपना रेसिडेंट बेच के निकलते हुए नज़र आ रहा है। ये पुरोला आपके उत्तराखंड उत्तर खासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बहुत सारे लोग अपने घर को मुस्लिम लोग सेल करके निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस इरप्ट हो चुका है, जिसके कारण उनको दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें हैं न्यूज़ में थी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे इशू की है ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस और जो है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो इसमें क्या होगा, तो इंसेंटिवाइज करेगी जो भी एक्टिविटी चलेगा, जैसे कि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एयर पोल्यूशंस को कम करने के लिए जो प्रोग्राम, तो वहाँ पे ग्रीन क्रेडिट यानी लोन देगी और वो आपको ग्रीन क्रेडिट के रूप में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इन्वायरमेंटल के कंजर्वेशंस के लिए जो अमाउंट यूज होगा वो ग्रीन क्रेडिट के रूप में आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है नोटो से। तो नोटो क्या है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये वार्निंग इशू की है कि जो भी सोशल मीडिया और वेबसाइट हैं वो जो चला रहे हैं कि ऑर्गन डोनेट करिए ट्रेड के लिए यहाँ पे, तो ये चीज़ें गलत हैं। नोटो यहाँ पे इशू दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले थोड़ा नोटो को देख लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड से ही तो क्वेश्चंस बनाता है। किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो नोटो क्या है, ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया रेगुलेट करता है, ये बॉडी रेगुलेट करता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट 1994 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आता है उसको ये रेगुलेट करता है। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया फ्रॉम लाइव डोनर, जो जीवित हैं वही यहाँ पे डोनर हैं सबसे ज़्यादा। अगर मेजॉरिटी की बात करिए, ऐसा नहीं मरे हैं तब जाकर उनका बॉडी डोनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें कब होंगी, जब भारत में अवेयरनेस होंगी कि मर जाने के बाद जो बॉडी जला दी जाती हैं, दफना दी जाती हैं, तो इन बॉडी का जो पार्ट है वो ऑर्गन डोनेट कर देना चाहिए। ये अवेयरनेस कब होगी, तो ये कैडिवर डोनेशंस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, अबाउट 5% ऑफ ऑल डोनेशंस यहाँ पे चल रहा है। क्या कि लाइव डोनर्स हैं, यानी जीते जी, जैसे कोई बीमारी हो गया तो कोई दूसरा डोनेट कर दिया, किसी का किडनी खराब हो गया तो किसी का भाई किडनी डोनेट कर दिया, किसी का लीवर खराब हो गया तो किसी का कोई लीवर डोनेट कर रहा है। ये पार्ट इस तरीके से चल रही है। जब बात करी जा रही है तमिलनाडु की, तो यहाँ पे मोस्ट डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस होते हैं, यानी मरने के बाद सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ही ऐसा भारत का राज्य है। 2018 तक ये चीज़ें आंकड़े यूज हो रहे हैं, अभी तक यही चलते होंगे। तो ये 2018 तक ये दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा मरने के बाद डोनेशंस तमिलनाडु के लोग ही करते हैं, जो कि राष्ट्र की बात करी जाए तो उससे ऊपर निकल के आती है। लॉ अलाउज करता है क्या, दोनों डिसीज्ड और लिविंग डोनर दोनों डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन को, और ये ब्रेन डेथ अस फॉर्म ऑफ डेथ यहाँ पे रजिस्टर करने की बातें चलती हैं। नोटो फंक्शन करता है एपेक्स बॉडी के रूप में किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। और जो भी एक्टिविटी चलती है खरीद फरोख्त की, ऑर्गन की, प्रोक्यूरमेंट, अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको रेगुलेट करने का कार्य करता है आपका क्या,
नोटो, जो कि इम्पोर्टेंट बॉडी है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं, इसीलिए मैं बैकग्राउंड में दे रहा हूँ। WHO यहाँ पे ओनली अराउंड 0.01% के आसपास इंडिया के लोग डोनेट करते हैं आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे मरने के बाद सीधे हम लोग दफना देते हैं या फिर जला देते हैं बॉडी को। तो ये ऐसी मान्यता है। इसका कारण ये है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है बहुत कम है। कुछ रिलीजियस और सुपरटिशियस बिलीव हैं, उसको भी लेके यहाँ पे भारत में कार्य किए जाते हैं कि यहाँ पे अंतिम संस्कार होनी चाहिए बॉडी की, जो कि यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरी तरफ जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, रसिया में प्राइवेट आर्मी है जो वैगनर ग्रुप है, उस ग्रुप को लेके रसिया काफ़ी अटेंशन मोड में आ गया है और ये बोला है कि इनके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएं, या फिर ये आर्मी जो है डिसमेंटल हो जाए, या फिर ये आर्मी बेलारूस की तरफ चली जाए। तो ये आर्मी अभी बेलारूस की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। मॉस्को तक अटैक करती हुई, यानी कैप्चर करती हुई उस पार्ट को दिखी थी, लेकिन अभी डील हो चुका है। देखते हैं किस प्रकार से इसको व्लादिमीर पुतिन डील करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि कोर्ट ऑफ नेपाल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल यहाँ पे अनाउंस किया है कि सेम सेक्स जो कपल हैं वो मैरिज कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर करे, उसकी डाटा को रजिस्टर करे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर यहाँ पे इस चीज़ की रिलेवेंसी को बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो कीप इट सिंपल, यहाँ पे एक एडिटोरियल है, उसको यहाँ पे लेके आया गया है। तो आपके EPFO से ये निकल के आया है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। तो अभी क्या बातें बोली जा रही हैं, एक्सटेंड द डेडलाइन, ये अपनी डेडलाइन बढ़ा दिया है कि आप इतने समय तक यहाँ पे चीज़ें जमा कर सकते हैं पेंशन, ताकि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो किस हद तक मिलेगा। दूसरी तरफ इंटायर प्रोसेस की अगर बात करी जाए, जो ये प्रोसेस नया लेके आए हैं EPFO वाली, कि आपको इस तरीके से पेंशन्स मिलेंगे और जो आप डिपॉजिट करेंगे उसका क्या बेनिफिट होगा, नई चीज़ें कोई बदल दी गई हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये बहुत सारी इश्यू हो रही हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। पैसे अगर देते हैं तो पैसे मिलेंगे कि नहीं, इसका डाटा अभी तक कोई चीज़ें आ ही नहीं रहा है। तो 2022 से ही बात करी जाए तो ये जो वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट है 2014 करी गई थी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी एप्लीकेंट को मिलता है। तो पहला क्या है, जो रिटायर्ड हैं सर्विस से 2014 से, उनके लिए, और दूसरा जो सर्विस छोड़ चुके हैं आफ्टर द डेट विच दोज हु आर स्टिल इन सर्विस। तो जो सर्विस अभी भी कर रहे हैं 2014 में, जो रिटायर्ड हो गए हैं 2014 1 सितंबर 2014 से पहले, इन दोनों का इश्यू निकल के यहाँ पे आ रहा है। लगभग 16 लाख एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव किए गए हैं, फिर भी कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे रूल आउट नहीं हुई है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट इशू और कंसर्न क्या है यहाँ पे, तो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि जो अमाउंट पेंशन्स मेंबर को दिया जाएगा वो क्या होगा, और पेंशनर विल रिसीव, क्या वो रिसीव करेंगे, शुड देयर एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड, क्या उनके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो हर फील्ड में उनको क्वेश्चंस नज़र आ रहा है, एंजाइटी नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो पेंशन्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन डायल किए हैं और उनका पेंशन पर महीने नहीं आ रहा है, तो ये क्या इशू है। पेंशनर विल हैव टू मेक पेमेंट सेपरेटली टू कंसिडर एलिजिबल फॉर हायर पेंशन। तो इनको सेपरेटली पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो हायर पेंशन चाहते हैं तो, क्योंकि एक पेंशन अमाउंट फिक्स कर दिया गया, लेकिन अगर आप EPFO यहाँ पे अपना प्रोविडेंट फंड्स को अमाउंट देते हैं तो आपको एक हायर पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है जो आपको मिलेगा। यही चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, किस डेट को मिलेगा, क्या अमाउंट होगी, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो जो भी कैलकुलेटर है वो यहाँ पे EPFO के वेबसाइट पे ये चीज़ें सही तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रही हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि जो भी रिटायरीज हैं उनको क्या पैसे मिलेंगे, जो अभी
कर रहे हैं जॉब, क्या उनको मिलेंगे। तो ये जो सेंसिबल ऑप्शंस है ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे सही तरीके से डाटाबेस को लेके आना चाहिए, तब जा कर के कहीं चीज़ें चालू होंगी सही तरीके से। जो अभी सिचुएशंस बना है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर यहाँ पे बना दी गई है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, लोग कंफर्म भी नहीं है, पैसे हम जमा भी कर दें तो क्या हमें पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा कन्फ्यूज़न में चीज़ें चल रही हैं। ये थी सारी डिटेलिंग ईपीएफओ को लेके, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं प्लेड इंडिया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लगने वाला है, आपको पूरी बैकग्राउंड न्यूज़ दी जाएगी, कब कब भारत वर्ल्ड कप खेला है, कब कब जीता है, क्या कंट्री हैं वर्ल्ड कप में, कौन सबसे पहली कंट्री हैं जो जीती हैं, कौन सबसे पहली कंट्री हैं जो रनर अप रही हैं, और जो अभी एडिटोरियल में न्यूज़ निकल के आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो 40वां एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मेडन वर्ल्ड कप यहाँ पे जो 83 में जीता है भारत कप, वो एनिवर्सरी हम लोग मनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस बार का जो वर्ल्ड कप है वह आपका भारत होस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया चैम्पियनशिप 87 में 96 2011 में यहाँ पे इंडिया होस्ट किया है, यानी ये देश वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। कौन देश? इंडिया। इन वर्षों में अगर बात करें तो 2023 की एडिशंस भी इंडिया की है, यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है। क्या इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? ये भी एक देखने योग्य बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीसीसीआई यहाँ पे पहला शेड्यूल 5 अक्टूबर का मैच स्टार्ट होने वाला है और नवंबर 19 को एंड होने वाला है, ये चीज़ें याद रखिएगा। इंडिया 2011 में जीता, ऑस्ट्रेलिया 2015 में, इंग्लैंड यहाँ पे 2019 में। ये चीज़ें जो कंट्री हैं जो जीत कर आई हैं, यहाँ पे एक नया चीज़ दिखा रहा है। क्या कि जो भी कंट्री हैं अपने देश में अगर कार्य कराती हैं, होस्ट कराती हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप कराती हैं, तो क्या चांसेस बन रहे हैं ऐसे? तो इस प्रकार का कोई आंकड़ा बहुत वैलिड नहीं है कि भारत में अगर हो रहा है तो भारत ही मैच जीतेगा, पाकिस्तान में होस्ट किया तो पाकिस्तान ही मैच जीतेगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई आंकड़े ज़्यादा है नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं 2007 में, ये देखिए कहाँ पर मैच हुआ, 1975, 79, 83, 99, 2019। ये 2019 में यहाँ तक होस्टिंग हुई, और 87, 96, 2011, 2023 और 31 ये भी भारत में होने वाली है। तो ये कुछ कंट्री थी। अब देखेंगे डिटेलिंग में कि वर्ल्ड कप का आईसीसी क्या डिटेल्स है। तो सबसे पहला जो मैच हुआ 1975 में, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो पहला जो होस्ट कंट्री था वह था इंग्लैंड। 1975 में ये चीज़ें निकल के आई, और जो जगह था वो था लॉर्ड्स का लंदन का मैदान, सबसे बड़ा मैदान। और विनर जो है यहाँ पे क्या था, वेस्ट इंडीज़ विन किया 291 पे 8, 60 ओवर का ये गेम होता था, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो ये रनर अप रही, 274 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। यहाँ पे मार्जिन 17 रन से ये चीज़ें जीती, और इसमें 8 टीमें थी कुल मिला के बात करी जाए, यहाँ पे 8 टीम खेल रही थी। दूसरा जो मैच हुआ 1979 में वो इंग्लैंड होस्ट हुआ, और ये भी इंग्लैंड, दोनों मैच इंग्लैंड होस्ट हुआ और लॉर्ड्स के लंदन में यहाँ पे फाइनल हुआ। इसमें भी वेस्ट इंडीज़ ने अपना बाजी मार दिया। तो 75, 79 दोनों वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप रहा। लेकिन आज का क्या हाल है दोस्त, आज का हाल ये है कि ये क्वालिफाई करने के लिए लड़ रही है। यहीं पे बात करी जाए अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश की, ये दोनों टीम पहले से क्वालिफाई कर ली हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का कितना बुरा हाल है आज के समय में हम देख सकते हैं। तो इंग्लैंड यहाँ पे पहुँचा था रनर अप के लिए, लेकिन यहाँ पे हार जाता है 92 रन से। तीसरा जो वर्ल्ड कप हुआ 1983 में इंग्लैंड के वेल्स में ये चीज़ें हुई, और देखिए पहले ऊपर से तीसरे तीनों कंट्री जो है वह इंग्लैंड ही होस्ट किया है, और ये भी लॉर्ड्स के लंदन में हुआ। इसमें इंडिया मैच ये जीता, तो 183 ऑल आउट करके यहाँ पे इंडिया ये मैच जीता है। वेस्ट इंडीज़ 140 पे ऑल आउट ये चीज़ें हो जाता है, और 183 रन ही भारत बना पाती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। इस पर पिक्चर भी बनी है 183 जो कि इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी चीज़ें हैं, 43 रन से हम यहाँ पे जीतते हैं। चौथा जो मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान, ये होस्ट किया ईडन गार्डन कोलकाता में, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है विनर रहा। पांचवा बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ, ये होस्टिंग कंट्री हुई,
और ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान यहाँ पे विनर हुआ। तो 1992 में याद रखिएगा पाकिस्तान विनर हुआ और यहाँ पे इंग्लैंड को हराकर विनर हुआ। 6वें में अगर बात करी जाए आपके तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका 3 कंट्री होस्ट किए और ये जो विनर हुआ श्रीलंका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के विन किया। 7वां मैच जो बात करी जाए तो इंग्लैंड का हुआ। 1999 में इंग्लैंड होस्ट किया 7वां मैच और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ। नेक्स्ट बात करी जाए 8वें मैच के लिए 2003 में साउथ अफ्रीका होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ और इंडिया रनर अप रह गया 125 रन से, याद रखिएगा। 9वां अगर बात करी जाए तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे होस्ट किया और ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ श्रीलंका को हरा के 53 रन से। इसमें 16 जो हैं टीम खेल रही थी। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं। 10वां जो बात करी जाए इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश 2011 में ये होस्टिंग हुई थी। इंडिया 277 रन मारा और श्रीलंका 274 रन मारा। 6 विकेट से हम लोग ये चीज़ें जीत लिए। 11वें की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विनर रहा, न्यूजीलैंड रनर अप हुआ 7 विकेट से। 2019 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 में इंग्लैंड वेल्स में मैच हुआ लॉर्ड्स के लंदन में। तो इसमें इंग्लैंड पहली बार क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप जीता, वो भी किसके दम पे? तो बाउंड्री काउंट बैक के दम पे कि भैया हम बाउंड्री ज़्यादा मारे हैं तो हमारा जीत हुआ, आपका नहीं। तो यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही। तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे रनर अप टीम घोषित कर दी और बाउंड्री के आधार पे ये चीज़ें हुई। आपको बता दें जो मार्जिन था यहाँ पे 241 इंग्लैंड मारा तो 241 फाइनल में न्यूजीलैंड भी मारा। लेकिन फिर सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में भी यहाँ पे क्या हुआ, सुपर ओवर में भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इक्वल दोनों टीमें, एक ओवर का जो मैच होता है उसमें भी बराबर हुआ। इसलिए ज़्यादा बाउंड्री मारा था कौन? आपका इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को यहाँ पे जीत दे दी गई। अभी 13वां जो संस्करण होने वाला है 2023 में भारत में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये चीज़ें होने वाली है जो कि ऑर्गेनाइज हो गई है। 14वां बात करी जाए तो आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 15वां फिर इंडिया और बांग्लादेश। तो ये अग्रणी न्यूज़ है कुछ, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे दे दिया। क्रिकेट की बात करी जाए तो ये आईसीसी बिग टिकट चैंपियनशिप है, बहुत ही बड़ा चीज़ें हैं क्रिकेट की। आजकल की बात करें तो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नाम होना शुरू हो गया है। तो जो अभी MS धोनी 2011 में कर रहे थे, क्या रोहित शर्मा की सेना यहाँ पर ये कार्य कर दिखा पाएगी 2011 में जो वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता था? तो यहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भारत की रही थी, जिसमें योगदान आपका युवराज सिंह जी का था। यहाँ पे ये सारी चीज़ निकल के आती हैं। तो विराट कोहली भी रहेंगे आईसीसी में। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं, किस प्रकार से इंडिया डील करता है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी चीज़ें बोली जा रही हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के रूट से निकल के आते हैं, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है वहाँ पे, वहाँ के रहने वाले। तो यहाँ पे उस्मान ख्वाजा को लास्ट समय तक यहाँ पे इनको वीज़ा अप्रूवल दिया गया था। ये इशू निकल के आ रहा है। तो किस प्रकार से ये चीज़ें निकलेंगी अगर वीज़ा मुस्लिम लोगों को नहीं मिलेंगी? तो ये थी सारी डिटेलिंग क्रिकेट के लोग के लेकर के। आशा करते हैं चीज़ें क्रिकेट वर्ल्ड कप का सारा डिटेलिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर क्रिकेट से आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है। तो ये आपको तो याद होना चाहिए। 13वां चल रहा है 2023 में और इंडिया होस्ट कर रहा है, ये चीज़ें याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे महालनोबिस बिग डाटा। तो ये जो है महालनोबिस PC महालनोबिस, तो इनका जो नाम है बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जो भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इनसे अछूता नहीं रहा होगा, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक के एक्सपर्ट थे और इंडिया में इन्होंने बहुत ही प्रकार के इस पर रिसर्च भी किया, जिसके कारण इनको स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने में सहायता मिली। तो इन्हीं के द्वारा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई और सर्वे और कल्चर इंडिया में बहुत सारे चीज़ों पे इन्होंने किया। वाइडली परसीव कर रहे हैं इनके समय में जो भी डाटा थी, जैसे कि
बहुत सी सेंसस की डाटा, चाहे जो रूरल बैकग्राउंड के डाटा, चाहे बैंकिंग के डाटा, हर डाटा को ये अपने हिसाब से यहाँ पे डील करते थे और इस डाटा का इस्तेमाल सही तरीके से ये करते थे। दूसरी तरफ बात करी जाए आज के डेट की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जिसके कारण लोगों को कई सारी इश्यूज भी निकल के आ रही है। लेकिन इनके समय में क्या था, इनके समय में जब चीज़ों को, डाटा को सिक्योर रखना था, तो ये क्या किए, 1956-58 के समय के ही बात करी जाए तो यहाँ पे पहला 2 डिजिटल कंप्यूटर मंगवाते हैं और इसमें भारत कहीं नहीं कई सारे देशों का भी आंकड़ा ये रिस्टोर करते हैं। तो आज के डेट की बात करी जाए तो भारत और आगे पहुंच चुका है, लेकिन डाटा की सिक्योरिटी अभी भी नहीं है। तो इनका जो रिमार्केबल एकम्प्लिश था स्टैटिशियंस के नाम पे, ये बहुत ही उच्च कोटि के स्टैटिशियंस थे। ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस, ये पर्सनालिटी का नाम आप लोग जानते हैं। और 29 जून को यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डे भी इनके नाम पे मनाया जाता है, इनके सम्मान में मनाया जाता है। महालनोबिस की बात करी जाए तो ये फिजिसिस्ट ट्रेनिंग से थे, स्टैटिशियन इंस्टिंक्ट थे और इकोनॉमिस्ट कन्विक्शन से ये थे। तो इनकी जो एरिया थी ना कार्य करने की, बहुत ही वास्ट थी। किसी भी फील्ड में इनको उतरवा लीजिए, ये कार्य करके निकल जाते थे। 7 डिकेड एगो की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ये दिख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशंस था उस समय, वह बहुत हद तक जो भी चीज़ें थी, महालनोबिस ये जो थे, पीसी महालनोबिस, इनकी आइडियाज़ और आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे कार्य होता था, जो कि बहुत ही वेलफेयर को यहाँ पे लेके आगे बढ़ा गया। आज के डेट में एआई की बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि जॉब जाता हुआ नज़र आएगा। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप बैठे रहिए, कमांड करिए, एक कंप्यूटर आप लोगों के 1000 लोगों का काम करता हुआ नज़र आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे इशू निकल के आ रही हैं। पीसी महालनोबिस जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और एक तरीके से इसका इस्तेमाल भी अपने प्लानिंग प्रोसीजर्स में करते थे। स्टैटिस्टिक्स एज ए टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इन वाइडेस्ट फॉर्म, तो ये इस चीज़ को मानते थे किसी भी रूप में अगर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल हो रहा है तो हम अपने जन कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, वो भी अच्छा से। तो ये डिटेलिंग थी महालनोबिस को लेके। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये पर्सनालिटी का नाम हम लोग आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बिकॉज दिस पर्सनालिटी इज़ वेरी वेरी फेमस फ्रेंड्स। ये चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैं EAC के, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ये सिंपली चेयरमैन है विवेक देबरॉय, याद रखिएगा। तो इनका अभी स्टेटमेंट आया है एक एडिटोरियल में, दूसरे न्यूज़ में, द हिंदू एक्सप्रेस में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या ये बोलते हुए हैं, तो जो करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, वो रिलेवेंट है प्रेजेंट इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आज के संदर्भ में बात करी जाए तो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है लेबर फोर्स की। तो भारत में लोगों को लेबर बनाने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे ऐसी बातें बोल सकते हैं। लेबर का मतलब ये नहीं हुआ कि जाके ईटा पत्थर ढोना, लेबर का मतलब हो गया जॉब को रिलेट करके। दूसरी तरफ बातें ये बोली जा रही हैं कि जो भी लोग डिग्री ले रहे हैं, जो पीपल मे नॉट ज्वाइन द लेबर फोर्स, डिग्री लेने के बाद भी जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के लोग अपने एग्ज़ाम्स को लेके नए नए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसके लिए वो अभी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो अगर जॉब नहीं लिए हैं तो वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ द लोअर इनकम क्लास, जो लोअर इनकम क्लास वाली फैमिली है, वहाँ पे लोग हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक पढ़ाई कराया जाए या अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों को रखा जाए। साथ ही साथ मिडिल क्लास के लोगों को भी लगभग यही हाल है। तो जो सोशल प्रेशर है वो उनके ऊपर आती है। वेरी फ्यू ऑफ द यंग बिकम एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत सारे कम हैं ऐसे उम्र के बच्चे जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन बनने की बातें हैं बहुत कम हैं जो इस फील्ड से निकल के आ रही हैं। बर्थ रेट क्या है, तो 1000 पे कितना बर्थ हुआ है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। बर्थ रेट यहाँ पे डिनोट करता है रेट ऑफ द पॉपुलेशंस, जो इंक्रीज हो रही है वो रिलेवेंट है, पॉपुलेशंस की इंक्रीज इक्वल है बर्थ माइनस डेथ, यहाँ पे बात बोली जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया की 77 साल के आसपास पहुँच चुकी है। तो अब जो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे
कि जो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन है वो यहाँ पे हम उन आंकड़े को यहाँ पे देखेंगे। तो लेबर फोर्स ऑफ इंडिया अगर 2000 से लेके 2022 तक ये आंकड़े विवेक देवराय जो दे रहे हैं उनको देखा जाए तो ये ईयर है, ये बर्थ रेट है और ये पॉपुलेशंस है, ये बर्थ 1 बर्थ 2 यहाँ पे, और अंडर 5 जो डेथ हो रही है ये, और एब्सोल्यूट डेथ की बातें बोली जा रही हैं। तो 2022 में बर्थ रेट 17.2 है, पॉपुलेशंस 140 करोड़ के आसपास, और बर्थ जो है 24 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर, और 5 डेथ पर 1000 यहाँ पे बोली जा रही है, तो यहाँ पे 32 है। 7 में भी 23.3 था, 59 यहाँ पे 5 डेथ पर 1000 यानी 59 यहाँ पे थी, और 2005 में 69 है। ये सारी आंकड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं लेबर फोर्स के रूप में, यानी जो लेबर फोर्स है ना वो इंक्रीज हो रही है ऐसा बोला जा रहा है। तो 2022 में जो लेबर फोर्स है पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ी है वो देख सकते हैं। बर्थ जो है सिस्टम वो किस प्रकार से यहाँ पे चल रही है वो भी हम देख सकते हैं। 2022 में अंडर 5 जो डेथ हो रही है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। अगर 1 2 3 4 5 जो टर्म है उसको 2000 से लेके अभी तक घटती हुई नज़र आ रही है, 32 पे पहुंच गई है। तो ये आंकड़े हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। इंक्रीज इन पोटेंशियल नंबर ऑफ यंग की बात करी जा रही है। जो भी यंग पीपल हैं, लेबर जो कार्य करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, उनके पोटेंशियल्स में वृद्धि हो रही है। लेबर फोर्स 15 साल की बात करी जाए, 15 साल के बाद अगर बात करी जाए तो 2000 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है क्या, तो यहाँ पे 28 करोड़ के आसपास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 2 करोड़ 80 लाख के आसपास चीज़ें दिख रही हैं। ये 2 करोड़ 79-80 इसको भी मानिए। 2005 में देख रहे हैं 2 करोड़ यहाँ पे 77 लाख दिख रहा है। तो ये सारी आंकड़े हैं, नंबर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसी तरफ अगर वुमेन पार्टिसिपेशंस की बात करी जाए तो लेबर फोर्स में इनका एक सोशल रीजन है, कारण है जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेशंस नहीं कर पा रही हैं। जहाँ 1008 मैन हैं वहीं पे 1000 वुमेन यहाँ पे कार्य करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 1008 पे 1068 मैन पे 1000 वुमेन की बातें बोली जा रही हैं। तो ये 48.35% टोटल नंबर की अगर हम कंपेयर करके निकालेंगे तो ये आंकड़ा 48% निकल के आएगा, जो कि आपको चौंकाने वाला आंकड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यू हो जाती हैं। एक बार शादी हो गया, मैरिज हो गया, तो लोग कई सारे जॉब भी पसंद नहीं करते हैं लोग करवाना। बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद भी जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे सोशल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फैमिली को देखना होता है, बहुत सारे लोगों का एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। तो ये सारी सोशल इशू है। ई श्रम पोर्टल में 28 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड हो गए हैं। 94% के आसपास 10,000 से कम की अपनी सैलरी को बताते हुए नज़र आए हैं। ताकि ये चीज़ें आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए, 28% के पास 10,000 से कम की अर्निंग हो रही है पर मंथ। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे भी रोकता हुआ नज़र आ रहा है। किसको? कार्य को, जो जॉब है उसको भी हैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो रूरल बंगाल की जो इकोनॉमी है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बंगाल में अभी पॉल पंचायत होने वाला है, पंचायत के इलेक्शंस होने वाला है, बहुत सारे वायलेंस वहाँ पे हुई हैं, जिसके कारण अब ये बैकग्राउंड की चीज़ें खंगाल के आ रहा है। क्लास स्ट्रक्चर में बंगाल की बहुत सारे चेंजेज आए हैं। जो भी हिरार्की है अपर से लेके लोअर तक, मिडिल तक, यहाँ पे चेंजेज आते हुए नज़र आए हैं। सेकुलर प्रोसेस ऑफ द हाउस होल्ड्स लूजिंग लैंड, तो जो भी वहाँ के लोग हैं अपने ज़मीन को खोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। डीपीजेंटाइजेशंस, जो भी फार्मर हैं उस कार्य को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्रोलिटेरियनाइजेशंस, क्या होता है प्रोलिटेरियनाइजेशंस? तो ये जब शिफ्ट करता है, कोई भी जॉब देता हुआ व्यक्ति जब जॉब करने के लिए बाध्य हो जाता है तो इसको प्रोलिटेरियनाइजेशंस बोलते हैं। ये मैटर नहीं करता है क्या जॉब आप कर रहे हैं। तो जब भी कभी जॉब देता हुआ व्यक्ति जॉब के लिए
यहाँ पे तलाश करता है। तो प्रोलिटेरियनाइजेशन इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का जो रिपोर्ट हुआ, 65% के आसपास ऑल रूरल फैमिली इन वेस्ट बंगाल डू नॉट ऑन एनी एग्रीकल्चर लैंड, तो इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है। इस डाटा को यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। मोस्ट रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हुआ 2020 में, कोविड से पहले इसको क्लासिफाई किया गया, तो 24.1% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसमें, एग्रीकल्चरल में। माइनर इंक्रीज इन ओवर 90% ऑफ द एस्टीमेट बात करी गई है। जो भी NSSO है, जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे निकालता है यहाँ पे, वो 95% ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग इन स्टेट हैव फॉलन बिलो 1 हेक्टेयर। भैया 1 हेक्टेयर से भी कम लोगों के पास ऐसी ज़मीनें हैं 95% के आसपास बात करी जाए, तो ये आंकड़े डरावने वाले हैं, क्योंकि 1% इंडिया के पीपुल 70+% एसेट रखे हुए हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ह्यूज गैप है रिच एंड पुअर को अगर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इक्वालिटी हर कंसर्न में यहाँ पे दिख रही है। तो आप देख सकते हैं, अगर एनालिसिस करी जाए इकोनॉमिक लैंडस्केप आप रूरल की, तो यहाँ पे हम 11 से 12 से लेके 19-22 तक देखेंगे। तो एग्रीकल्चर में कभी वर्कर बाय द इंडस्ट्रीज यहाँ पे रहते थे, यानी जो भी वर्कर हैं उनकी आंकड़ों को दिखाई जा रही है। तो 55 थे, अभी 51 घट गए हैं। माइनिंग में और भी ज़्यादा घट गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे और घट गए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 19-20 में घटते हुए नज़र आए। यूटिलिटी की बात करी जाए तो इसमें भी घटोतरी हुई है, लेकिन ये एरिया जो है कंस्ट्रक्शंस की, इसमें सिंपली बढ़ोतरी हुई है। कभी 8.5 होते थे, आज 12 क्रॉस कर गए। तो 12% कंस्ट्रक्शंस एरिया यहाँ पे बात करी जाए, जो भी आपका बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे उस फील्ड में लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्विस सेक्टर में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आंकड़े जो दिखा रहा है। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या है 2016 में, अभी 2021 में। तो पहले एग्रीकल्चर था, अभी कल्टीवेशंस देखिए इसमें कम हो रही है, एग्रीकल्चर पहले ये था। अब बिजनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए 2021 में बिजनेस बढ़ा है। प्रोफेशन और सर्विसेज की बात करी जाए तो 85 में ये चीज़ें घटी हैं। सोशल वर्कर पॉलिटिकल की बात करी जाए तो 100% चीज़ें चल रही हैं। तो ये रूरल बैकग्राउंड के साथ सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। सर्ज इन फूड प्राइजेज अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टमाटर का दाम देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आइटम्स 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, इन आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो सारी चीज़ें एक झटके में क्लियर हो जाएंगी। राइस की बात करी जाए 1 मंथ पहले तो यहाँ पे 2.1 की बात करी जा रही है यहाँ पे % की, और 1 साल की बात करी जाए तो 10% के आसपास। 5 साल के बात करी जाए तो 32% यहाँ पे दामें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक्सपेंसिव अफेयर्स हैं, ये चीज़ें दिखा रही हैं। अगर उसी तरफ वीट की बात करी जाए तो 1 महीने में 1.5 और 1 साल में 4.8 और 5 साल में 36.5। तो हम 5 साल के आंकड़ों को देखेंगे। जो दाल है अरहर की, उसकी बात करी जाए तो 84% बढ़ गई है। शुगर की बात करी जाए 12.5%, मिल्क की बात करी जाए 34.9, टी की बात करी जाए 31, सॉल्ट की बात करी जाए 44, पोटैटो की बात करी जाए 6, ओनियन की बात करी जाए 25%, टोमेटो की बात करी जाए 82%। आज का जो लाल टमाटर है बहुत भाव खा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से प्राइस हाइक हो रही है, प्राइस राइज हो रही है। ये चीज़ें देखने योग्य बात है। डेली जो कंजम्पशन वाली मटेरियल हैं वो कैसे महंगे हो सकती हैं। देश में लोगों को भूखमरी लाना है क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी आम आदमी की पॉकेट एक्सपेंडिचर पे। तो ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पीएम का जो विजिट हुआ यूएस में, तो आपके यहाँ पे इस फेस को तो पहचान ही रहे होंगे, जयशंकर प्रसाद हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ये बोल रहे हैं बहुत ही फ्रूटफुल ये विजिट हुई है। म्यांमार की जो जनता है एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 10 सिविलियंस की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो म्यांमार में जुनता जो गवर्नमेंट चलाती है, मिलिट्री आर्मी होती है, वहाँ पे उसको जुनता गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उस गवर्नमेंट में जो आर्मी है आपका, म्यांमार का जुनता ही आर्मी जो है, उसके पास 250 सीटें के आसपास यहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं, जिसके कारण इनकी बहुत ही ज़्यादा बोलबाला चलता है। स्वीडन जो है ग्रांट किया है परमिट फॉर कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट
आउटसाइड मॉस्क्यू। तो ये जैसे ही प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया है तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई हैं, इशू निकल के आ रही हैं। तो स्वीडन है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कुरान बर्निंग का, याद रखिएगा ये आंकड़ा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी क्या किए हैं, ट्रेड डील किए हैं किसके साथ, चाइना के साथ। तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे न्यूज़ में हैं, ये भी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो क्रिस हॉपकिंस यहाँ पे चाइना में है, मल्टी सिटी मिशंस पे, याद रखिएगा क्रिस हॉपकिंस का नाम याद रखिएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑयल प्रोटेस्टर यहाँ पे डिसरप्ट किए हैं ओपनिंग डे यहाँ पे लॉर्ड्स के मैदान में। तो ये शख्स देखिए जो क्रिकेट प्लेयर हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये जॉनी बेस्टो हैं, ये जॉनी बेस्टो किस हिसाब से इनको पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है, वहाँ पे अगर आपको इसका PDF चाहिए सारी डिटेलिंग तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।